ओके सर। नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स का आप डिसाइड करते हो और उसके बाद फिर आप उसका ट्रुथ टेबल बनाते हो रिलेशनशिप एक क्रिएट करके, और नेक्स्ट आप क्या करते हो, उसकी बुलियन फंक्शन लिखते हो यूजिंग सिंप्लीफिकेशन, और फिर लास्ट पे उसकी डायग्राम। तो आपको कोई भी स्टेटमेंट दी जा सकती है जो आपको कोड कन्वर्टर मैंने करवाए हैं, और एडर्स और सब्ट्रैक्टर जो डिजाइन करवाए हैं, आई थिंक वो कॉम्बिनेशन सर्किट्स वो इस चीज के लिए काफी है कि आपको पता चल जाए कि कॉम्बिनेशन सर्किट कैसे डिजाइन करना होता है। आपने जस्ट करना इस तरह से है, जो भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाए उसके नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट डिसाइड करें, और ये डिसाइड करने के बाद आप टेबल में उसका वो रिलेशनशिप बनाएं जो आप रिक्वायरमेंट आपको दी गई है, जो आपको रिक्वायरमेंट दी गई है उसके हिसाब से आप, एक मिनट जी, तो टेबल जब बन जाता है तो फिर के मैपिंग को यूज करते हुए बुलियन फंक्शंस और देन लॉजिक डायग्राम। तो आपका ओवरऑल जो टॉपिक होगा वो होगा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। उसमें कोड कन्वर्टर्स आ सकते हैं, उसमें एडर सब्ट्रैक्टर आ सकते हैं, और उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम दिया जा सकता है। लेकिन जैसे अगर किसी ने असाइनमेंट ओपन की है तो उसको आइडिया हो गया होगा कि आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि आपकी इनपुट ये है और ये उसका स्क्वायर रूट लेना है आउटपुट का, या उसका स्क्वायर लेना है, या ऐड करना है, या कोई भी सिचुएशन आपको बनाई जा सकती है। ऐसा प्रॉब्लम दिया जाएगा जिसमें इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप हो, ताकि आप ट्रुथ टेबल बना के उसको डिजाइन कर सके। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बताइएगा। बताइएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर? जो आपने असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो वाला टॉपिक आप पढ़ाएंगे? मतलब वो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं, लाइक कि वो इनपुट आने। देखें, जिस तरह से कोड कन्वर्टर का टॉपिक था, एज इट इज वो कोड कन्वर्टर को देख, लेक्चर को देखते हुए सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। आपका जो कोड कन्वर्टर के 2 लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह आज या कल यूट्यूब वर्जन उसका आ जाएगा, आप उसको गौर से सुनिएगा। जो जैसे आप कोड कन्वर्टर डिजाइन करते हो उस लॉजिक को देखते हुए कोई भी आप कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन कर सकते हो। अगर हम देखा जाए, मैंने कोड कन्वर्टर में आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो हैं उसका एक 50 to 60% पोर्शन कवर कर लिया है। जो मेथड आप कोड कन्वर्टर में करते हो, अडॉप्ट करते हो, ये असाइनमेंट में जितने प्रॉब्लम है उसी मेथड से हो जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आप जरा देखिएगा, आपका आज का लेक्चर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जो जहां से हमने डिसकंटिन्यू किया था, वो था एडर्स और सब्ट्रैक्टर्स। हमने एडर डिजाइन कर लिए हैं, हाफ एडर, फुल एडर। सब्ट्रैक्टर में आपने हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। और आज हम 4 बिट एक ऐसा एडर बनाने जा रहे हैं जो ऐड का फंक्शन भी काम करे और सब्ट्रैक्शन। तो एडर और सब्ट्रैक्टर सिंगल टाइम पे आप वर्क करेगा। कुल लैब में इस तरह की एक्टिविटी कर चुके हैं? नो सर। नो सर। जरा शॉर्टली बता दीजिएगा, रिसेंटली लैब में 2-3 लैब्स में आपने क्या किया, शॉर्टली जल्दी से बता दें। सर हमने 7 सेगमेंट के साथ डिस्प्ले किया है 4511 आईसी को यूज करते हुए, और इसके अलावा रिसेंट लैब में सर हमने यही किया है। और उससे पहले हमने ग्रे और बाइनरी कोड के बारे में किया था, लाइक वो जो हमने बताया था आपको एक दफा पहले भी कि ग्रे टू बाइनरी में जाने वाला। अच्छा, काउंटर डिजाइन किया था। काउंटर डिजाइन किया। कन्वर्जन 3 इनपुट थी ग्रे कोड की या 4 थी? 3 इनपुट था या 4 इनपुट था? 3 इनपुट था सर। 3 इनपुट। मैंने 4 इनपुट आपसे पूछ लिया असाइनमेंट में, राइट? और उससे पहले आपने लैब में क्या किया था सर? काउंटर्स सर। उसमें ये था कि हम इनपुट्स में नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते थे, जो इवन है या ऑड है, उसके हिसाब से उसकी बाइनरी लिख देते थे। वो एक्सक्लूसिव और वाला, जैसे पैरिटी जनरेटर और जी इसका मतलब है अभी आप कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंदर ही आप लैब परफॉर्म कर रहे हैं। तो बीसीडी 7 सेगमेंट समझ आ गई थी? जी सर, आ गई थी।
तो आपने क्योंकि ये काम किया है तो इसलिए मैंने असाइनमेंट में वो क्वेश्चन नहीं दिया, अदरवाइज BCD टू 7 सेगमेंट आपने ट्रुथ टेबल के थ्रू किया था या कोई डिवाइस कैसे किसको यूज करके बनाया आप? ट्रुथ टेबल के ट्रुथ टेबल के जरिए। गुड। तो इसका मतलब है वो भी सर 7 सेगमेंट का पूछ रहे हैं आप? 7 सेगमेंट ट्रुथ टेबल के जरिए। सर वो सर ने ट्रुथ टेबल के जी थ्रू सर, नहीं ट्रुथ बताया टेबल था। के जरिए। ऐसे सर ने ऐसे कहा था कि 0-0 करके, ट्रुथ टेबल तो नहीं बोला था। सर ट्रुथ लैब की टेबल नहीं रिकॉर्डिंग बोला था, सिर्फ इनपुट्स ट्रुथ टेबल और नहीं था। आईसी का बताया था और 7 सेगमेंट डिस्प्ले का बताया था। जी सर, ट्रुथ टेबल के बारे में नहीं बात हुई। चले मैं 5 मिनट्स ले लूं आपको BCD टू 7 सेगमेंट के लिए, ले लूं जी अभी? सर, जी सर, जरूर जरूर। ये आपका है BCD, नजर आ रहा है बिल्कुल क्लियर? यस। 8 4 2 1 मींस ABCD। सर इसे थोड़ा सा ना ज्यादा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, एक्चुअली सर ने लैब की रिकॉर्डिंग शेयर की थी ना, तो काफी पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए थे। नहीं, मेरा असल में पता क्या, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैंने असाइनमेंट में पूछा इसलिए नहीं, आपने मुझे कहा था लैब में कर चुके हो, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछना था, आपको बताना नहीं था, क्योंकि आप लैब में कर चुके हो। जस्ट गाइडलाइन दे देता हूँ आपको और कुछ भी नहीं, राइट? ओके सर, थैंक यू। ओके सर। आपका ये जो होता है 0 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप अपने सेगमेंट को देखें, इस तरह की शेप होती है, और आई थिंक लाइट रिफ्लेक्शन आ रही है। आप ठीक है? यस सर। अच्छा, ये आई थिंक ये ए होता है, मुझे अब याद नहीं, A B C D E F G, यही सेगमेंट्स हैं, फॉलो करें? जी सर, यही थे। हाँ, आपने साथ साथ आंसर देना है मुझे, जब मैं आपसे पूछूं तो आपने बोलना जरूर है। ये जो सेगमेंट्स हैं एक्चुअली ये LEDs हैं, ये LEDs है, और आपको पता है कि LED 1 पे ऑन होता है और 0 पे ऑफ होता है। ये मैं एक मेथड बता रहा हूँ, पता नहीं लैब में किस तरह का आपको असाइनमेंट है, वो बाद में डिस्कस हो सकती है। अभी जो मैं स्केच बना रहा हूँ, ये आपका 0 कैसे होगा, ये आपकी इनपुट है 4 A B C D और आउटपुट होगी A B C D E F और ये सेंटर वाला G, तो आपकी आउटपुट है A B C D E F एंड G। ये आपकी 7 आउटपुट्स होंगी, 7 आउटपुट्स होंगी जो कि 7 सेगमेंट ट्रीट होती है। अब आप असल काम है रिलेशनशिप, इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप ये है कि आप उसको ये दोगे 0 0 0 और वो आपको 0 लिखा हुआ मिले, तो 0 कैसे लिखा हुआ मिलता है? जी के अलावा सारे 0 हो जाएंगे, वो सारे ऑन हो जाएंगे। ये आपका 0 है, तो आप क्या करोगे, आउटपुट का रिलेशनशिप है 0 0 0 0, अगर आप दोगे बाय BCD तो आपका सिर्फ G 0 होगा, सारे ऑन कर रखने हैं आपने, तो ये हो गया आपका, आप दोगे 0 0 0 और आपको आउटपुट क्या मिलेगी ABCD, और इनको अगर आप 7 सेगमेंट में अटैच कर दोगे इन ABCD को, तो वो वही लाइट्स ऑन हो जाएंगी, ये ऑफ है, राइट? दूसरी 0 0 1 पे डेसिमल आपका 1 है BCD और बाइनरी इंफॉर्मेशन 0 0 1, तो 1 कैसे होगी?
ये आपकी 1 है। बी और सी 1 रखोगे ऑन, बाकी सबको ऑफ कर दोगे, तो बी और सी ये 1 है, ये 1 है, और सबको ऑफ कर दोगे। तो मैंने एक टर्म यूज की थी ना कि आपने ट्रुथ टेबल बनाना है और वो इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप, तो सेगमेंट 7 सेगमेंट के हिसाब से बीसीडी का क्या रिलेशनशिप है उसके हिसाब से बना रहे। अब आप 2 लोगे, 2 ये इनपुट अगर आप दोगे तो आपको आउटपुट क्या चाहिए? ये आपका 2 है और ये आएगा ए बी सी, ये डी ई एफ जी, ये 2 है। तो आपको आउटपुट क्या करनी है? आपको 0 रखना है सी को, ये सी था और ये एफ था, और एफ को 0 रखना है, तो बाकी सबको ऑन कर दें। कुछ समझ आ रही है या नहीं, बताइएगा। जी जी सर आ रही है। आ रही है। तो ये 2 3 4 सारा टेबल बना लोगे? जी सर बन जाएगा। जब ये टेबल बन जाएगा, आपको ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, आपको क्या करना है? हर आउटपुट कॉलम के लिए एक मैप और उसको सिंपलीफाई करके इंप्लीमेंट कर देना है। तो आप क्या करोगे? इसके लिए मैप बन जाएगा ए का, जो 1s हैं वो मैप के अंदर लें, और डोंट केयर कंडीशंस इसमें क्या होंगी? बीसीडी है तो 10 11 12 13 14 15 ये मैप वैल्यूज डोंट केयर है। फॉलो कर रहे हैं पॉइंट को? जी सर। तो आप इसका मैप अलग से, तो 7 मैप्स बनेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, और आप लास्ट पे क्या करोगे? इरेज कर दो इसको। यस सर करते हैं। यस सर। एंड पे आपका ये सर्किट बनेगा, ये बीसीडी है, ए बी सी डी, और आपका ए का बुलियन फंक्शन मैप से आ जाएगा। मैप से ए का बुलियन फंक्शन होगा, आप वो होगा फंक्शन ऑफ ए बी सी डी। आप इधर से अटैच करके एक सर्किट बनाओगे और इसकी आउटपुट होगी ए, उसको इधर अटैच कर दोगे जो भी सर्किट डायग्राम होगी। आपने बी के मैप से बी का रिजल्ट भी लिया होगा, तो बी का सर्किट इधर डिजाइन करो, फंक्शन इधर मिलके आपको मिल जाएगा बी, इधर मिल जाएगा सी डी ई एफ। फॉलो कर रहे हैं? जी सर। ये जब जी मिलेंगे, सर। ये जो आपने एबीसीडी आउटपुट है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होगा, उसकी लेग्स होती हैं। ये ए उसकी ए लेग में डाल दे, बी कर दें, तो इधर से आप उसको दोगे 0, कौन सी ऑन होंगी? वो एलईडीज ऑन होकर आपको डिस्प्ले दिखा देंगी। क्लियर? जी सर क्लियर है, लेकिन लैब में इस तरह नहीं करवाया था। लैब में किस तरह करवाया था? वो सीधा तो नहीं जोड़ के करवाया? जी सर आईसी जोड़ के ना 7 सेगमेंट। यस सर, वो सीधा ही। नहीं, आपने डिजाइन नहीं किया, फिर खुद से नहीं डिजाइन? जी सर डिजाइन नहीं किया, डायरेक्ट किया था आईसी को यूज करके। सर वो आईसी लेके उसको यूज करते हुए बस बना लिया था। आप असल में क्या कर रहे थे? मेरे ख्याल में आप सिर्फ चेक कर रहे थे 7 सेगमेंट डिस्प्ले को, जी ऑन होता है या नहीं। जी सर ऐसा ही है। जी सर यही है। ये प्रॉपर आपका डिजाइनिंग है कि आप 4 इनपुट्स लोगे, 4 स्विचेस को एबीसीडी, और उधर 2 दोगे। 2 कैसे दोगे? 0 0 1 0, ये बीसीडी 2 है ना। जब आप ये दोगे, ये सर्किट ए बी सी डी की फॉर्म में ऑन ऑफ करेगा, और वो आप लगाओगे। आप आईसी नहीं लेना आपने, बल्कि ये पूरा जो आप डिजाइन कर रहे हो, ये आईसी को डिजाइन किया आपने। जी सर। तो आप देखें कॉम्बिनेशन सर्किट है ना। जी सर कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इनपुट्स पे डिपेंड कर रहा है। मैंने तो आपसे ये सुना था कि आपने ये कर लिया, मैंने एक असाइनमेंट दिया, ये तो असाइनमेंट का अच्छा क्वेश्चन बन सकता था, कॉम्बिनेशन सर्किट्स। नहीं सर ने इस तरह नहीं करवाया, वो डायरेक्ट बस 7 सेगमेंट का यूज दिखाया था। वो 7 सेगमेंट को टेस्ट करके दिखाया था कि ये देखो ये बाइनरी है, ये डेसिमल में इस तरह से नजर आता है। जी
ऐसा ही है बिल्कुल। आप डिजाइन कर सकते हो? यस सर, आप कर तो सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो लैब में खुद से ये डिजाइन करके भी चेक कर सकते हैं, राइट? ओके सर, राइट। चलें एग्जाम आपको क्विज में क्वेश्चन दे देते हैं इसका, राइट? जी सर, राइट। अब तो समझ आ गई अब कोई क्वेश्चन बनता है। अच्छा, आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखिएगा, मैंने आपको एक चैप्टर मिस किया था स्टार्ट पे और कहा था कि हम मैपिंग को ज्यादा टाइम देते हैं और ये पोर्शन बाद में करेंगे। तो वो पोर्शन का एक एलिमेंट कोड कन्वर्टर की सूरत में आपको बता दिया गया है। कोड्स कैसे लिखते हैं, वेटेड कोड, सिर्फ एक ग्रे कोड नहीं बताया मैंने आपको, और उसकी मैंने असाइनमेंट इसलिए दी है कि खुद एफर्ट करें। तो आपका कोड से रिलेटेड पोर्शन कंप्लीट। दूसरा मैंने पोर्शन मिस किया था बाइनरी नंबर्स का, याद है आपको? नंबर सिस्टम, यस सर। बाइनरी नंबर्स से आगे जाके हम बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन करनी होती थी, ये भी मिस किया हुआ है और ये पोर्शन यस सर अब कवर करने लगे हैं। तो इट मींस यहाँ पे मैं इस चैप्टर का पोर्शन भी करूंगा, यानी 4-बिट बाइनरी पैरेलल एडर बनाने, और दूसरा मैं उसके साथ अपना प्रीवियस सेकंड चैप्टर को जो चीज मिस की थी वो भी इसके अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा, राइट? और एक हमारे टीचर थे, मैं जरा क्लास में शरारती सा स्टूडेंट होता था, वो हमें अक्सर कहते थे कि जब कोई टॉपिक था ना, मैं कोई क्वेश्चन करता था उन्हें, तो मुझे कहते थे ये हम ना 4th चैप्टर, वो फर्स्ट करें वो सेकंड चैप्टर कर रहे थे, तो मुझे कहते थे, मैं क्वेश्चन करता था सर इसको जरा हाईलाइट कर दे, तो वो कहते थे, ये एमएससी की बात कर रहा हूँ, वो कहते थे इसको हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, तो मैं चुप कर जाता था। और जब 4th चैप्टर आता था पढ़ाते हुए, जब वो मैं पूरी डायरी लिखता होता था कि टीचर ने कमेंट क्या किया उस टॉपिक में, तो मेरे पास पूरी डायरी होती थी। जब वो टॉपिक 4th चैप्टर में आया तो मैंने तो वो क्वेश्चन निकाल लिया जहां पे उन्होंने कहा था कि 4th चैप्टर में करेंगे। मैंने दोबारा क्वेश्चन किया तो वो कह रहे हैं ये हम 2nd चैप्टर में कर चुके हैं, फॉलो कर रहे हो? तो जैसे उन्होंने कहा 2nd चैप्टर में कर चुके हैं, तो मैंने कहा सर मैंने डायरी नोट की हुई है, आपने कहा था ये 4th चैप्टर में करवाएंगे और आप अब कह रहे हैं ये कर चुके हैं, तो ऐसे भी होता है। तो खैर मैंने जो चीज पेंडिंग रखी हुई है मैं आपको करवा रहा हूँ, तो मैंने कहा ये एग्जाम्पल भी कोड कर दूं। आप तो डायरी नहीं रखते, हम स्टूडेंट लाइफ में पूरी डायरी रखते होते थे। तो अभी हम करने लगे हैं बाइनरी एडिशन को, हम मैं पहले मैच्योर करूंगा और अब आप इस काबिल होंगे कि ये लैब में ये बाइनरी एडिशन कर सकोगे, इम्प्लीमेंट कर सकोगे। और नोट कर लें आपका मिड टर्म मैंने इस तरह से स्केड्यूल किया, मैंने आपके मिड टर्म में एक मिनी प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट, यानी उसका लेवल ये रख रहा हूं कि वो ज्यादा हैवी ना हो। मे बी मैं प्रॉब्लम जो आपको प्रोजेक्ट दूंगा मे बी वो स्टूडेंट्स 2 और 3 डेज में कर ले, पॉसिबल है, लेकिन उनके हर स्टूडेंट को देखना होता है, एवरेज स्टूडेंट को भी ज़हन में रखना होता है। तो आपको 1 या 2 वीक अगर दे दिए जाए तो ये प्रोजेक्ट आप कर लोगे, और ये प्रोजेक्ट होगा इक्विवेलेंट टू आपका मिड टर्म वेटेज, और वो प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट आप कह लें उसको। और आज की सारी इंफॉर्मेशन आज या नेक्स्ट लेक्चर ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस हो जाएगी। तो माइंड में रखिएगा जो अभी हम चीज सीखने लगे हैं ये आपको एक मिनी प्रोजेक्ट कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मैं चाह रहा हूं कि आप खुद से भी ये करने का आपको पता चल जाए, और जब आप आपका इस हिसाब से मिड टर्म की एक एक्टिविटी भी हो जाए, और जो हर स्टूडेंट बल्कि बेशक 3-3 स्टूडेंट का ग्रुप बन जाए। आपके स्टूडेंट्स हैं 48, तो 3 स्टूडेंट्स के टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे? 48 डिवाइड बाय 3 क्या बनेगा? 16 ग्रुप्स। 16। तो वैसे तो इंडिविजुअल मैं देखूंगा इंडिविजुअल से करवाना है या 3-3 का ग्रुप्स। वो एक ही प्रॉब्लम में फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट लेने लगा हूं, रिस्की अटेम्प्ट कि एक ही प्रॉब्लम है और सबको दे रहा हूं, एक दूसरे से कॉपी करेंगे, लेकिन उस कॉपी को चेक किया जाएगा। अगर किसी ने किसी से कॉपी की तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और दूसरा ये कि उसके लिए मैंने एक मेथड ये अडॉप्ट करना है, जब आप ये प्रोजेक्ट सबमिट करवा दोगे उसकी डेडलाइन होगी, वो आपने LMS पे सबमिट करवा देना, उसके बाद कोई सबमिशन ईमेल इधर उधर से नहीं ली जाएगी। आपकी सबमिशन के बाद मैं आपको टाइम फ्रेम दूंगा, यानी टाइम दूंगा, प्रेजेंटेशन तो नहीं कहूंगा मैं उसे, भाई प्रेजेंटेशन ही समझ लें। आपने वो जो आप स्केड्यूल हम डिसाइड करके करेंगे तो उसमें आपने जूम पे आके अपने प्रोजेक्ट को सामने लेके जो 3 मेंबर्स होंगे, ये एक ही मेंबर होगा,
मैं किसी भी मेंबर को कहता हूं जरा मुझे बताएं ये आपका सर्किट किस तरह से वर्क कर रहा है, अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो पूरे मार्क्स दे दूंगा। अगर कहीं से एक मेंबर ने बताया, एक मेंबर को आइडिया था दूसरे को नहीं आइडिया था, तो हर एक को इंडिविजुअल मार्क्स मिलेंगे, ग्रुप मार्क्स नहीं होंगे। समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। और ये एक्टिविटी ठीक रहेगी? पहले मुझे जरा ये भी बता दें कि इस तरह की अटेम्प्ट ठीक रहेगी आपकी? देखें आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा डिस्कशन का, आपस में डिस्कस कर सकते हैं लेकिन कॉपी नहीं करनी एक दूसरे से। ठीक रहेगा ये एक्टिविटी मिड से इक्विवेलेंट? यस सर। सर इंडिविजुअल ठीक रहेगी, इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देना सर, पहले वन बाय वन बात करें। जी कौन कहना बताना चाह रहा है कुछ? जी इट्स ओके। अब हम आज का प्रॉब्लम करते हैं 4 बिट एडिशंस और 4 बिट सब्ट्रैक्शन। इससे पहले कि मैं आपको सर्किट दिखाऊं और सर्किट में एक ही सर्किट के जरिए दोनों काम करके दिखाऊं, तो पहले हम थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लेते हैं। तो आज मैं सेकंड चैप्टर से स्टार्ट ले रहा हूं और सेकंड चैप्टर में किस तरह से एडिशन होती है और किस तरह से सब्ट्रैक्शन होती है वो हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एडर्स के बारे में मैच्योर करूंगा आपका कॉन्सेप्ट। एडर और बुक के अंदर 8 बिट इनपुट्स को ऐड किया गया है, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस 8 बिट ही थी। आप बुक में अगर रीड करना चाहते हो तो मैं आपको बुक का रेफरेंस भी दूंगा, आप 8 बिट को चेक कर सकते हो। बुक में इतनी डिटेल नहीं है जितनी मैं आपको बताऊंगा, मैं तो हर चीज आपको क्लियर केसेस बना के बताने लगा हूं। मैं उस 8 बिट इनपुट को स्मॉल करके 4 बिट तक लेके आ रहा हूं ताकि हर एक को क्लैरिटी हो। मेरे पास जो सामने आपको नंबर नजर आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर 8 बिट में एक्सक्यूज मी 8 बिट इनपुट भी ले सकता हूं मैं, लेकिन उसमें हमारा ज्यादा टाइम उसका वेट करने में लग जाएगा कि ये इसका वेट क्या है। ये नंबर 109 है, ये 91 है, तो ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को श्रिंक कर दूं 4 बिट तक तो बड़ी आसानी से क्लैरिटी आ जाएगी, हमारा वो टाइम वेस्ट नहीं होगा कि 89 को कैसे लिखते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी इस बात को प्लीज? जी सर। तो ये 4 बिट प्रॉब्लम मैंने खुद से बनाया, एक्चुअली ये 8 बिट प्रॉब्लम होता है, राइट? अब आप देखिएगा मैं एडिशन करने लगा हूं ऐड नंबर्स को। ऑपरेशन करने लगे ऐड, और ऐड आप फेमिलियर है, माइंड में रखिएगा। अब हमने सर्किट के थ्रू ऐड करना है। जब हम मैनुअल करते हैं तो मैनुअल एडिशन और डिजिटल लेवल पे जो आप एडिशन करते हो उनमें बहुत फर्क है। मैनुअली तो आप ऐसे कर सकते हो, फर्ज करें 4 बिट है, ये कौन सा नंबर है 4 बिट? कौन सा नंबर है ये? माइक ऑन करके बता दें। 7। और सेवन को 7 में ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं जी सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं। 7 को 7 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा? 14 ऐड करके देखते हैं। 1 1 0। अब आपको पता है ना ये फुल एडर कर सकता है? जी सर, कर सकता है। तो अब मैंने वो सारे प्री रिक्वेस्ट प्री रिक्वेस्ट भी उसको बोलते हैं, वो कंप्लीट है आपके। 1 1 0 1 1 1 1। ये आंसर क्या है? 14 है सर। तो ये आंसर रीजनेबल है। क्यों? 7 और 4 बिट, अगर आपके पास 4 बिट रजिस्टर है, स्टोरेज 4 बिट है, यहां तो पेपर पे हो रहा है ना, तो आप कहेंगे 14 आंसर ठीक है। अगर मैं कहूं 7 + 10, जरा देखते हैं। 1 1 0 0 and 1।
क्या आंसर है ये? 17, यानी आप बाइनरी नंबर में 1 2 4 8 16 16 2 और 1 16 2 और 1 16 to 80, ये 19 नहीं बनता। दोबारा से देखिएगा 1, हाँ ये गलत किया हुआ है। 1 1 0 0 और 1 कैंसिल 0 60 प्लस 1 17। ये आपका अगर आप पेपर पे सॉल्व कर रहे हो तो आप इसका आंसर बता सकते हो, इसका आंसर है 17। लेकिन जब आप डिजिटली किसी लैब में किसी को मशीन बनाना चाह रहे हो, उसका कुछ सर्किट बनाना चाह रहे हो, तो सर्किट में इनपुट के लिए डिफाइंड स्पेस होती है। और जब आप इधर सॉल्व करने लगे हो तो आपकी इनपुट की कितनी प्लेसेस है? कितनी इनपुट्स है? 4 इनपुट्स 4। तो आपका आंसर आ रहा है ये। तो बताएं, अगर आप डिजिटली करोगे तो ये एरर है, ये आंसर नहीं है। क्यों? 4 बिट आपके पास स्टोरेज है जिसके ऊपर आप 4 बिट इनपुट आप प्लेस कर सकते हो। 7 उसके अंदर फिट आ सकता है, आपने लिख दिया। 10 इसके अंदर आ सकता है, आपने प्लेस कर दिया। लेकिन इसका आंसर 4 बिट में नहीं आ सकता। उसने इसी तरह ही सॉल्व किया, एंड कैरी आ गया। अब ये एंड कैरी एक अलग से होगा जो इधर से आएगा, हम उसको अटैच कर देंगे एक फ्लैग के साथ, और फ्लैग को ऑन कर देगा। अगर ये ऑन हो गया तो इट मींस ये जो आंसर है, आंसर ही नहीं बल्कि ये ओवरफ्लो कहलाएगा। भाई आपका 4 बिट में मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है, बताएंगे प्लीज? 4 बिट्स ही आ सकता है सर। कितना मैक्सिमम आंसर हो सकता है? 15 सर। 15। इट 15। मींस अगर आपका आंसर 15 से ऊपर गया तो आपको जो आंसर मिल रहा होगा, ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स दे रहे होंगे। ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आंसर, ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप का सम, थर्ड, फोर्थ। लेकिन फोर्थ के बाद कोई आगे स्पेस नहीं है। आगे आपने लिखा होगा इसका जो कैरी है वो कैरी किसी लाइट के अंदर या किसी फ्लैग के अंदर प्लेस कर देंगे तो होगा ये। अगर वो लाइट ऑन हो जाती है, इट मींस आप कहोगे आपका ओवरफ्लो हो गया। ये प्रॉब्लम है मैनुअल सॉल्व करने में। मैनुअल सॉल्व करने में मेरे पास कितनी स्पेस है? इतनी स्पेस है, सारी की सारी अवेलेबल है। मैनुअली तो एरर नहीं, ओवरफ्लो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप डिवाइस के साथ यूज करोगे, डिजिटल सिस्टम को यूज डिजाइन करके उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे, तो ये आपका एरर है। आपको देखना पड़ेगा आपकी इनपुट साइज क्या है, जो साइज है उसके अंदर कितना आंसर एरर के बगैर पैक हो सकता है, ये भी पता होना चाहिए। इधर जैसे ही आप ऐड करें और कैरी आउट, जो आखिरी 1 2 3 4 फोर्थ फ्लिप फ्लॉप, फोर्थ एडर का, फुल एडर का जो कैरी आउट है, अगर वो 1 आ जाए, इट मींस ये ओवरफ्लो की डिटेक्शन है। बताइए, समझ आई इस बात की? जी सर, क्लियर है। तो अब आपने ये जो अपने इनपुट्स है, मैं अनसाइंड नंबर्स के केस को ले रहा हूं। आपने ये जो मैं चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारी चीजें एक सर्किट के अंदर पैक करनी है। ये आपका आर्ट वर्क देखना है आपने कि किस तरह से आप ये पैक करते हैं। मैं आपको एडर और सबट्रैक्टर एक ही सर्किट के थ्रू बताना सिखा दूंगा। आगे ये काम है, ये जो अनसाइंड साइन, आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा कि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। यहां तक समझ आ गई? अगर आपकी लॉजिक अनसाइंड नंबर्स की है, आपके जितने भी ये बिट्स होते हैं ना, 4 बिट आपके पास साइज है जिसके अंदर आप इनपुट स्टोर कर सकते हो, और 4 बिट ही आपकी सेकंड इनपुट है जिसके अंदर आप सेकंड इनपुट प्लेस कर सकते हो, और आंसर के लिए भी 4 बिट स्पेस एक चीज है जिसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। इट मींस उसके अंदर एक ही रूल है, अगर लास्ट फुल एडर का कैरी आउट, इसके कैरी नहीं, ये कैरी तो एक दूसरे के साथ जा रहे होंगे, वो मैं करके दिखा चुका हूं आपको। आखिरी कैरी अगर आउट आता है फोर्थ फुल एडर का, इट मींस आपका ओवरफ्लो अकर हो गया। आपने आंसर नहीं देना, जस्ट ये बता देना है ओवरफ्लो। आप माइंड में रखें, आप सी प्रोग्रामिंग करते होंगे। सी प्रोग्रामिंग में जब 2 नंबर आप इंटीजर की मैक्सिमम
लेंथ क्या होती है? मैक्सिमम नंबर इंटीजर का क्या ले सकते हो? 32,767 कुछ कंपाइलर में प्लस 30, कुछ कंपाइलर्स में 32,667 शायद अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो आप इंटीजर में ले सकते हो। कुछ कंपाइलर्स में ये डबल है, तो मैं ऐसे कंपाइलर की बात करने लगा हूं, सपोज कर रहा हूं इंटीजर के अंदर आप स्टोर करवा सकते हो 32,667, 40,000 स्टोर करवाएंगे 383 होता है। 40,000 अगर स्टोर करवाएंगे तो वो रॉन्ग वैल्यू उसमें प्लेस हो जाएगी, और आपने कभी उसको प्रिंट करके देखें, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव, दोनों सूरतों में जो आपने स्टोर करवाया 40,000 नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। ये वो चीज है कि इनपुट प्लेस करते ही ओवरफ्लो कर गई है वैल्यू। फॉलो कर रहे हैं पॉइंट को? जी सर, फॉलो। यस यस सर। सर। वो आपकी सॉफ्टवेयर एक लेयर होती है, वो इसको हैंडल कर रही है, तो हम तो उससे भी निचली लेयर पे हैं हार्डवेयर की, उसको डिजाइन कर रहे हैं। तो सेम वही लॉजिक है, जब आप मशीन के थ्रू को काम करेंगे तो फिर उसके अंदर अगर फिट आएगी तो आपका करेक्ट आंसर, अदरवाइज तो आपने ये भी केयर करना है कि अगर 4 बिट इनपुट है तो इनपुट भी वो प्लेस करनी है जो उसके अंदर फिट आ सकती है, और आउटपुट भी आंसर अगर उस रेंज के अंदर है तो ठीक है, अदरवाइज ओवरफ्लो। अब मुझे ये बताएं, ये इनपुट्स ले सकते हैं? नो सर, 4 बिट में तो नहीं ले सकते। ये वही है जैसे एंड लिया और 40,000 स्टोर करवाने की कोशिश की है तो रॉन्ग इनपुट प्लेस हो जाएगी। ये भी रॉन्ग इनपुट, इट मींस आपकी 4 बिट, ये मैं आपको 4 बिट बता रहा हूं, और 8 बिट में क्या होगा? एट बिट में आपका मैक्सिमम आंसर 0 से 255 तक जा सकता है, वैलिड ऑल वंस, और इसके ऊपर ओवरफ्लो हो जाएगा। फॉलो कर लिया पॉइंट को? 4 बिट बता रहा हूं, 4 बिट बता रहा हूं, और 8 बिट भी इंप्रेशन मैंने दे दिया। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका ये है 7 और ये है 2, बताएं ओवरफ्लो होगा या वैलिड आंसर आएगा? वैलिड आंसर आएगा सर। वैलिड आंसर, जरा चेक करते हैं। ऐड करें, ये ऐड करने के लिए वही 4 फुल एडर्स, सारा कुछ बताया हुआ है मैंने। 1,001 1, अभी देखिए फुल एडर थर्ड इनपुट भी ले रहा है, फुल एडर वर्क कर रहा है। 0 1 1, बताएं फोर्थ फुल एडर ने कैरी क्या दिया? 0 0, कैरी 0 ने ये बताया ओवरफ्लो नहीं है, आपका वैलिड आंसर है। तो देखिए कैरी आउट आपको ये क्लियर मैसेज दे रहा है। फॉलो कर रहे हैं पॉइंट को? हमें ऐड करने के बाद ही पता चलेगा अगर कैरी 0 आ रहा होगा कि ये ओवरफ्लो नहीं हो रहा। आप अगर इसको लैब में कर रहे हैं 4 फुल एडर लगाएं, आखिरी फुल एडर का जो कैरी आउट है वो एक एलईडी में दे दें। अगर वो लाइट ऑन हो जाए तो मींस ओवरफ्लो, अगर लाइट ऑफ हो जाए मींस आपका वैलिड आंसर है। और ये जो वैलिड आंसर अगर चेक करना हो, अभी तो हमने BCD टू 7 सेगमेंट किया है ना? जी सर। जी सर। इसके साथ वो सर्कल है जो अभी मैंने आज डिजाइन किया, BCD टू 7 सेगमेंट। इधर क्या आएगा? A B C D E F G, और इधर क्या आएगा? 7 सेगमेंट डिस्प्ले। बताएं साफ नजर आ जाएगा आपको? आंसर मिल जाएगा? जी सर। तो ये देखें, यहां तक आप उसको BCD इनपुट दें उधर स्विचेस से, 4 स्विचेस ABCD, 4 स्विचेस उसको दें WXYZ, 4 के ग्रुप बना ले, 2 इनपुट प्लेस करें। आगे 4 फुल एडर से लगे हम, 4 फुल एडर ने उसका कैरी आउट इसके साथ दे दें। कैरी आउट ऑफ 8 मींस वैलिड आंसर है। आपको ये जो आंसर मिलेगा 9 नजर आएगा इधर आपको, ये देखिए
100%। अगर आपने 9 इस तरह से बनाया हुआ है तो ये नजर आएगा, या आपने इस तरह, ये डिपेंड करता है आपने ट्रुथ टेबल में कौन सी स्कीम को ली हुई है। फॉलो किया पॉइंट? यस सर। और अगर आप ऐसे देते, अभी कौन सा था, 7 + 10, ये ओवरफ्लो को बता रहा हूं। ओवरफ्लो में क्या होगा, 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1। आप बताएंगे इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा? 0 0 1 जा रहे हैं ना जी सर, तो इधर इधर, जब ए वाला सेगमेंट ऑन होगा 7 सेगमेंट में तो ऐसे कर देने, 7 सेगमेंट तो 1 दे देने, लेकिन आपने इसको देख के कहना है कि जी आपका सही आंसर है, ये गलत है। ये ऑन है, रेड लाइट, रेड सिग्नल मींस आपने कहना है ओवरफ्लो, ये से मेरा आंसर नहीं है। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। मैं आपको इस सब्जेक्ट में फिजिकली करके दिखा रहा हूं कि कैसे आप लॉजिक बना सकते हो। तो यही मेरी रिक्वायरमेंट होगी, एक मिनी प्रोजेक्ट मैं दे रहा हूं, उसकी कंप्लीट कोचिंग होगी आपकी, मिलेगी आपको। सिर्फ लॉजिक के लिए आपको थोड़ा सा माइंड को शफल करना पड़ेगा। अच्छा, ओवरफ्लो और वैलिड आंसर का पता चल गया। अगर ये लाइट ऑफ है, जो 7 सेगमेंट में चीज नजर आ रही है वो आपका आंसर है। अगर ये लाइट ऑफ है तो ये आंसर है आपका। अगर लाइट ऑन है, जो कुछ भी 7 सेगमेंट में नजर आ रहा है वो आपका आंसर नहीं है। होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। यस सर, क्लियर है। ये चीज है एडर, लेकिन असल काम है हमारा सब्ट्रैक्शन। ये एडिशन हम चैप्टर नंबर 2 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको करवा रहे होते हैं। अब असल काम है आपका, चलो एक और अभी एडर और करते हैं, एडर ही करते हैं जरा डिफरेंट तरीके से। चलें सब्ट्रैक्शन पहले कर लें, वो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये जो मैं आपको मैं हो सकता है 2 लेक्चर्स तक ले जाऊं इस टॉपिक को। यकीन करें मैंने आज तक इसको इतनी डिटेल में नहीं बताया होगा जितना आपको बताऊंगा, और ना ही किसी बुक में मिलेगा, ना ही कहीं किसी लैब में आपको इस तरह की परफॉर्मेंस जो आपको मैं मिनी प्रोजेक्ट दे रहा हूं, ना कभी इस तरह से कोई एक्सप्लोर किसी ने किया होगा। तो मैं काफी एफर्ट कर रहा हूं आपको ये समझाने के लिए, और आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पे, इसको मिनी प्रोजेक्ट के तौर पे इंटरेस्ट लेके कीजिएगा, मार्क्स को साइड पर रख दीजिएगा। आप बाद में याद करेंगे कि किसी टीचर ने आपको ये चीज करवाई थी और इस लेवल तक आपको लेके गया था। अदरवाइज ये इस तरह की चीजें इतनी एक्सप्लोर नहीं की जा सकती। हम अगर देखने में जाए कुछ भी नहीं है। बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन लोग क्लास के अंदर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जो होंगे स्टूडेंट्स ये कर चुके होंगे, इधर जो आपके सीनियर्स हैं वो भी कर चुके होंगे, जस्ट पेपर पे करके देखा होगा। फिजिकली हो क्या रहा है, एरर कब आता है, ओवरफ्लो कब आता है, किस तरह से उसको डिटेक्ट करना है, ये चीजें डिस्कस करके देख लीजिएगा। उनको भी नहीं बताऊंगा जो हम इधर आज एड्रेस करेंगे। क्यों? मैं मशीन वाइज उनको ग्रेजुअली आपको हर चीज को एक्सपोज करके दिखाने लगा। इसको सीरियस लीजिएगा, इसको एक आम लेक्चर में लीजिएगा। समझना जरूरी है, समझ नहीं आती जरूर क्वेश्चन पुट कीजिएगा। सब्ट्रैक्शन माइंड में रखिएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए जो आपका एक्चुअल हार्डवेयर है कंप्यूटर का, वो सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अलग से सब्ट्रैक्टर्स यूज नहीं करता। आप कहेंगे सर सब्ट्रैक्टर यूज नहीं करता था तो सब्ट्रैक्टर पर टाइम क्यों जाया किया हमारा? आपको एक खास एंगल पे जाके मैंने सब्ट्रैक्शन करवाई और एक टाइम लिया, उसका असाइनमेंट भी आपको दी है। आपका तकरीबन माइंड जरूर खुल गया होगा लेकिन कंप्यूटर फुल सब्ट्रैक्टर को यूज नहीं कर रहा होता। कंप्यूटर फुल एडर्स के जरिए ही आपका सब्ट्रैक्टर को यूज कर रहा होता है। तो जरा देखिएगा, आप ये समझ लें, मैं आज आपको जो एडर करवाऊंगा वो 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर 4 फुल एडर्स के साथ होंगे। वही फुल एडर एडिशंस कर रहे होंगे और वही फुल एडर्स सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे। तो अगर हमें देखें इस तरह की
फंक्शनलिटी अवेलेबल है तो क्यों ना हम अवेल करें। सबट्रैक्टर आपकी अपनी जगह एग्जिस्टेंस है, लेकिन जब एक एडर ये कर सकता है सब्ट्रैक्शन भी, तो एक ही सर्कल नहीं, सिर्फ एक बटन रख देंगे, उसको 1 करेंगे तो वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, उसको 0 कर देंगे तो एडर, तो क्यों ना इस चीज को अवेल करें। वही काम हम करने जा रहे हैं। तो अभी जब मैंने एडर लिया, मैं सब्ट्रैक्शन की बात करने लगा। माइंड में एक और चीज रखिएगा, मैं अभी आपको सब्ट्रैक्शन से पहले वापस लेके जाता हूं एडर्स की तरफ। अभी एक चीज, मैं चारों सीक्वेंस ऐसी हो कि आपको कंफ्यूजन ना हो। एडर में वापस आ गया, सब्ट्रैक्शन को भी पोस्टपोन किया। कौन सा केस किया था पहले? अनसाइंड, राइट। अब कौन सा केस करने लगे हैं? साइंड। साइंड एडिशन। मैं देख रहा हूं कि सीक्वेंस कहीं उल्टी ना हो जाए, और कोशिश करूंगा आपको आज के लेक्चर में कम से कम इतना हो जाए, साइंड एडिशन ये कर चुके हैं, ये करने लगे। साइन एडिशन कैसे होती है? साइन मींस आपकी जो इनपुट है उसमें एक बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उस साइन के लिए यूज होगा। मतलब बुक के अंदर 8 बिट है, मैं उसको छोटा करके 4 बिट कर लिया। मैं 4 बिट आपको अंडरस्टैंड करूंगा, 8 बिट पे आप खुद चले जाइएगा, लेकिन मैं जो आपको प्रोजेक्ट दूंगा वो 4 बिट का ही दूंगा, 8 बिट तक नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि फुल एड्रेस रखनी है 4, तो 4 बिट तक ही जितना मैं करवा रहा हूं इतना ही रखिएगा। हाँ, एग्जाम में अगर मैं 8 बिट क्वेश्चन देता हूं तो मैनुअली तो आपको सॉल्व करना आता हो, 8 बिट जरूर देखिएगा। साइन का ये मतलब होता है ये जो लास्ट बिट है ये साइन के लिए यूज होता है। अगर ये 0 है तो ये नंबर पॉजिटिव है, अगर ये 1 है ये बिट तो ये नेगेटिव नंबर है। जरा गौर कीजिएगा, अगर 4 बिट है, एक ने तो साइन के लिए यूज हो जाना है, बाकी कितने रह गए बिट्स? 3 bits. 3। इट मींस इस इनपुट में मैक्सिमम नंबर कौन सा स्टोर हो सकता है? 7. 7। वेरी गुड। 0 to 7। और मिनिमम कौन सा नंबर स्टोर हो सकता है? 0। तो साइन है, आपके नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो ये मैक्सिमम नंबर इसके अंदर स्टोर हो सकता है। ये मैग्नीट्यूड का पार्ट नहीं है, मैग्नीट्यूड कहते हैं जो उसकी वैल्यू जहां से आपने बनानी है। ये नंबर सिर्फ ये शो कर रहा है ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये कौन कौन सा हो सकता है? मैं इधर लिखने लगा हूं, एडर और यूज कर रहे हैं साइन। ये ले लेता हूं मैं 0, 3 बिट, ये साइन बिट है, कौन सा नंबर है? 0। 1 कैसे होगा? ये साइन पॉजिटिव मींस +1, ये साइन है, इसको मैं इधर हटा देता हूं, और ये मैग्नीट्यूड 2। 0 पॉजिटिव, तो ये आपकी मैग्नीट्यूड है। 3 +3 4 5
6 7। इससे आगे नंबर जा सकता है? सॉरी, ये नीचे चला गया। ये सर नीचे 6 तो रोकना था यार। 5 तक रहने दे बाकी। मैं जल्दी से, अगर आपको समझ आ गई है तो। और ये नंबर होगा 0 1 2 3 4 5 6 7। अब नजर आ रही? क्लियर? जी सर क्लियर है। अब अगर ये 1 हो तो ये अभी भी 3 बिट्स आपके पास मौजूद हैं, तो इसका मतलब इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी इधर? वही 0 0 0 0 0 1 सारी पॉसिबिलिटीज होंगी ना। तो अभी आप जरा देखिए, मीन्स मुझे -1 का भी -1 भी बताना है बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा। -2 -3 -4 समझ आ रही है इस चीज की? और मिनिमम कहां तक जाएगा? ये था मैक्सिमम, ये मिडिल था, और मैक्सिमम क्या जाएगा? 3 बिट के अंदर पैक होते हैं। -7। तो ये आपका ये आपका जाएगा -5 -6 -7। आप माइंड में रखिएगा, आपका जो नेगेटिव, मैं वो करवाने लगा हूं। 3 रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल है जो नॉर्मली लोग करते हैं। एक होती है नंबर की 1's कॉम्प्लीमेंट, एक होता है साइन मैग्नीट्यूड। मतलब आप कहें ये नेगेटिव है, इसको क्या लिखेंगे? ये नेगेटिव है -0। ये कौन सा है? -2। ये कहलाती है साइन रिप्रेजेंटेशन, साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन। एक होती है 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन और एक होती है 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। और आपका कंप्यूटर जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, ये यूज करता है 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या यूज करता है? 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। और हमने क्योंकि सिर्फ 2's कॉम्प्लीमेंट को ही करते हैं, 1's को हम इग्नोर कर देते हैं, और साइन मैग्नीट्यूड को भी हम इग्नोर कर देते हैं। जो हम फेमिलियर है साइन से, उसको भी खत्म कर देते हैं, 1's को भी, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो हम आजकल के दौर में यूज कर रहे हैं वो 2's कॉम्प्लीमेंट स्कीम यूज करता है। तो इट मींस, मैं ये कहना चाह रहा हूं, -1 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और 2's कॉम्प्लीमेंट स्कीम। इस 1 का एक्चुअल नंबर, ये नेगेटिव, ये कह रहा है कि ये नंबर नेगेटिव है, इट मींस इसको 2's कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा। नेगेटिव ये शो कर रहा है। 1 जो इसका एक्चुअल रेट है, ये 1 होता है ना। आपका 1 एक्चुअली ये है, नेगेटिव ये शो कर रहा है कि इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले तो इसकी बाइनरी फॉर्म आ जाएगी। 2's कॉम्प्लीमेंट आपको लेना आता है? आई थिंक क्लास में मैंने करवाया था जी। दोबारा से, 2's कॉम्प्लीमेंट होता है, आपने 1's कॉम्प्लीमेंट लेना है और लीस्ट सिग्निफिकेंट में एक ऐड कर देना है। मतलब इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लें, हर बिट को चेंज कर दें, उसको 1's कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। 1 को 0 कर दें, 0 को 1, तो जहां 0 है वो 1 कर दें, जहां 1 है 0, ये बन गया 1's कॉम्प्लीमेंट। और इसको 2's बनाने के लिए लीस्ट सिग्निफिकेंट में एक ऐड कर दें, ये 2's बन जाएगा। एक ऐड कर दें, और ये पता कौन सा नंबर है? 1 1 1 1 -1 है। कुछ
प्रॉब्लम तो नहीं है? 2-3 दफा और करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। जी बताओ। ये सर बता देंगे। हाँ मुझे ये तो मैंने बता दिया। 1 मीन इस तरह से लिखा जाएगा। समझ आ गई? अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा ऑल वंस को 1 - 1 कहते हैं? भाई ये इंडिकेटर नहीं है, ये नंबर नेगेटिव है। जब नेगेटिव नंबर्स है तो उसकी मैग्नीट्यूड देखने के लिए उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लें तो आप देख भी सकते हैं वो कौन सा है। ये नंबर नेगेटिव है, माइनस प्लेस कर दें। जो एक्चुअल नंबर है उसका सारे का 2's कॉम्प्लीमेंट ले, उसकी मैग्नीट्यूड बन जाएगी। इसकी मैग्नीट्यूड क्या बनेगी? इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले सारे का। 1 0 0। अच्छा सॉरी, एक तो मैंने ये बताया था कि 1's कॉम्प्लीमेंट लें और लीस्ट में एक ऐड कर दें, और डायरेक्ट भी आप 2's कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने इधर लिया था, ये 1 था, मैंने इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिया और लीस्ट पे ये 1's कॉम्प्लीमेंट है और लीस्ट पे एक ऐड कर दिया, तो ये उसका -1 आ गया। दूसरा मेथड ये भी है, इस नंबर को डायरेक्टली 2's कॉम्प्लीमेंट लेके जा सकते हैं, बजाय इसके कि 1's लें और फिर ऐड करें। वैसे ये मैं अपनी पेपर वर्क के लिए बता रहा हूं, शॉर्टकट आपको पता है। हालांकि आपने सर्किट में इस तरह से करना है, लेकिन इधर इस तरह से लेके जाएंगे। तो डायरेक्टली आप क्या कहते हैं, इधर से फर्स्ट नॉन जीरो तक सेम लेके जाना है, जो आ रहा है वही लिखना है, और फर्स्ट नॉन जीरो के बाद यानी जब फर्स्ट 1 आएगा वहां तक तो सेम लिखना है नंबर को। उसके बाद जितने भी डिजिट्स आएंगे उनको रिवर्स कर देना है। तो फर्स्ट ही नॉन जीरो है, यहां तक सेम लिखना है और बाकी का 1's कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। ये देखो 2's कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट प्लेस कर दिया। अब 2-3 और करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आपने लिखना है -2। -2 नेगेटिव नंबर है, मींस जब इसकी बाइनरी फॉर्म ली जाएगी तो 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ली जाएगी। किसकी 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म? इस 2 की। तो पहले 2 को लिखें और इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लें। जो भी बाइनरी फॉर्म होगी वो -2 की होगी। 0 1 1। सेम कहां तक जाने? फर्स्ट नॉन जीरो तक। 0 है सेम रखें, 1 है सेम रखें। तो फर्स्ट 1 आ गया, जैसे फर्स्ट 1 आया वहां तक ये सेम लिखा, आगे रिवर्ट कर दे 0 को 1। ये कौन सा नंबर है? ये नंबर आपका -2 है। कैसे पता चला? अगर चेक करने तो रीचेक हो सकता है। रीचेक के लिए क्या करेंगे? नंबर है नेगेटिव, ये साइन आ गया, और मैग्नीट्यूड कौन सी लेनी है? मैग्नीट्यूड लेनी है इस सारे नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये मैग्नीट्यूड है, माइनस इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या लेंगे? 0 1 0 0, और ये किनका मैग्नीट्यूड है? देखिए वही 2 आ गया। तो नंबर -2 को लिखना भी आना चाहिए बाइनरी में, और बाइनरी अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको वापस डेसिमल में भी आपको लेना चाहिए। एक तो और करता हूं तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। -3 की फॉर्म लेनी है। -3 क्या करेंगे? नेगेटिव नंबर है, 3 मैग्नीट्यूड लो और उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो, बाइनरी फॉर्म आ जाएगी। 3 की मैग्नीट्यूड क्या होगी? इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, और ये शो कर रहा है कि उसका 2's कॉम्प्लीमेंट मैग्नीट्यूड का लेना है। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फर्स्ट नॉन जीरो 1, दूसरे सारे रिवर्ट कर दो। 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 1। ये 2's कॉम्प्लीमेंट में कौन सा नंबर है? ये -3। और अगर मैं कहूं
ये नंबर जो है बाइनरी फॉर्म में, ये कौन सा नंबर है? रिवर्स देखते हैं आप, बशर्ते कि आप कौन सी बात कर रहे हो, साइन मैग्नीट्यूड, साइन नंबर्स को आप ले रहे हैं। तो साइन नंबर्स का मतलब यही है कि ये आपका साइन बिट है। ये 1 ये शो कर रहा है, ये नंबर नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर मैग्नीट्यूड क्या होगी? इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, और वो क्या होगा? 1 1 0 0। ये मैग्नीट्यूड क्या है? 3। बताइए, समझ आ रही है इस चीज की? जी सर। फिर और स्टूडेंट भी जरा थोड़ा सा ऐड कर दें। यस सर। यस सर। इट मींस -4 को कैसे लिखेंगे? 4 और 2's कॉम्प्लीमेंट। 5 -5 मींस 5 की मैग्नीट्यूड लो और इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो। 1 1 0 1। 6 की मैग्नीट्यूड और 2's कॉम्प्लीमेंट 0 1। 7 मैग्नीट्यूड लो, 1 0 0 1। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। यस तो सर। ये 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में उसको 2's कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, एज इट इज नंबर आएगा। इसको मैं इरेज करने लगा हूं। अब साइन मैग्नीट्यूड में हम काम करने लगे। सर अटेंडेंस ले लें, टाइम होने वाला ऑलमोस्ट, मतलब 7 मिनट रह गए हैं। 7 मिनट अभी मुझे थोड़ा सा इसको कवर कर लेने दें। ये जरा देखें ऑपरेशन साइन मैग्नीट्यूड। आपने क्या करना है? ऐड। एक ऑपरेंड आपका 7 है और एक ऑपरेंड है आपका -5। वैलिड आर्गुमेंट से आपका साइन मैग्नीट्यूड 7 मैक्सिमम आता है और मिनिमम -7। इट मींस ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, राइट? फॉलो कर रहे हैं? यस सर। इट मींस इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2। तो जरा चेक करते हैं हमने क्या सिस्टम सीखा। 7 क्योंकि प्लस है, ऐसे लिखा जाएगा ना, वो तो वही है जो एक्चुअल नंबर है। -5 कैसे लिखा जाएगा? सर इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेके दोस्तों, यानी 5 ये होता है और इसका 2's कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 1। ये -5 है। तो आपका ये नंबर पॉजिटिव +7, ये नंबर, अगर मैं आपसे पूछूं ये नंबर कौन सा है? साइन मैग्नीट्यूड है। साफ नजर आ रहा है ये नंबर नेगेटिव है और नंबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव को तो वैसे ही बता दोगे 7, और इसको अगर देखना चाहोगे तो ये नेगेटिव और इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेके मैग्नीट्यूड इधर प्लेस कर दो, ये आ जाएगा। अब ये तो था साइन बिट, कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करना है। जब ऐड करेंगे, ये जो साइन बिट है ये उसी तरह नॉर्मल बिट्स की तरह ऐड करने में अपना रोल प्ले करेगा। जब ऐड करेंगे तो फिर हम इसका लिहाज नहीं करेंगे एक्सक्यूज मी कि साइन बिट है या क्या, नॉर्मल एडिशन करेंगे। 4 फुल एडर्स है ना आपके पास, 1 1 अब यहां भी कैरी आया है। जब साइन मैग्नीट्यूड होती है
उसका ओवरफ्लो चेक करने का क्या मैकेनिज्म है? उसका ये नहीं है कि ये एंड कैरी है। आप देखिए आपका आंसर ओवरफ्लो में नहीं आ रहा। जब सब्ट्रैक्शन यानी एडिशन हो रही है और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, आंसर में ओवरफ्लो हो ही नहीं सकता। आपका आंसर 3 बिट के अंदर उसकी मैग्नीट्यूड फिट आ सकती है। एग्री कर रहे हैं इस चीज पे? जी सर। इसको डिटेक्ट करना बड़ा आर्ट वर्क है। डिटेक्ट कैसे करेंगे? माइंड में रखिएगा, यह है आउट कैरी, एक इसको लेना है और एक ये जो 1 2 3 थर्ड फ्लिप फ्लॉप है इसका कैरी देखना है। दो चीजों से ये डिटेक्ट हो सकता है। आप जरा देखिएगा, 1 फ्लिप फ्लॉप, 1 एडर, सेकंड एडर, थर्ड एडर, थर्ड एडर का कैरी आउट देखना है। मतलब सेकंड लास्ट फुल एडर कह लें आप, सेकंड लास्ट फुल एडर का कैरी। अगर 8 बिट होते तो 7th फुल एडर का कैरी आउट आपने लेना है। ये 4 बिट्स हैं तो थर्ड फुल एडर का कैरी आउट। तो जरा देखिएगा कैरी आउट कौन सा है? 1 1 0। ये कैरी हमने नहीं चाहिए, जस्ट आगे प्लेस कर दो। 1 1 1 हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। 1 1 0 1 ये कैरी हमें चाहिए। मैंने कहा था सेकंड लास्ट फुल एडर का कैरी जरूर कैप्चर करना है। फॉलो किया? पॉइंट फॉलो कर रहे हैं? जल्दी से बताइएगा। यस सर। आपने ओवरफ्लो, इसके अंदर ओवरफ्लो चेक करने के लिए मैकेनिज्म है जिसमें एक सब्ट्रैक्शन हो और एक एडिशन हो। आपने सेकंड लास्ट फुल एडर का कैरी आउट और लास्ट फुल एडर का कैरी आउट दोनों को देखना है। अगर ये सेम है, नो ओवरफ्लो, आपका राइट आंसर है। और आपका राइट आंसर यही है जो इधर पड़ा हुआ है। ये क्या शो कर रहा है? प्लस, और कौन सा नंबर है बताइएगा? 2 2 प्लस 2 प्लस, और 2 को 2 ही लिखते हैं। फॉलो किया? अब एक चीज मैंने रेगुलर की और एक चीज मैं आपको करके दिखाने लगा हूं। ओवरफ्लो इसमें कैसे? वैसे इसमें ओवरफ्लो आ सकता है? आ ही नहीं सकता। किस सूरत में आएगा? दोनों नेगेटिव अगर है तो आ सकता है ना, दोनों नेगेटिव हो तो। ये सर फिर ऐड कर देगा। बिल्कुल आ सकता है। जरा देखिएगा, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। आपका आंसर पता कौन सा है? आपका आंसर 7 मैक्सिमम और -7 मिनिमम। इसके अलावा आपका एरर है। अगर ये दोनों नेगेटिव नंबर हो, -7 -5, क्या आंसर आएगा? -12 तो -12 तो ओवरफ्लो नहीं है। क्यों? -12 तो 3 बिट के अंदर पैक ही नहीं हो सकता। जी सर। फॉलो कर रहे हैं? तो आपका आंसर है 7 से 3। तो जरा देखते हैं इस केस में क्या आता है। 7 वैलिड है और 7 कैसे होगा? ये 7 है, इसका 2 देखिए, माइनस को 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं। 1 0 0 1। ये हो गया, ठीक हो गया। 5 सॉरी ऊपर ही आ गया। ये 5 है, 2's कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 1। जी पॉइंट क्लियर? यस सर क्लियर। -7 क्लियर है पॉइंट? बताइए जल्दी से। यस सर क्लियर है। ऐड उसी तरह करना है, नॉर्मल सारे के सारे बिट्स को। 1 1 0 1 1 0 1 1। थर्ड फुल एडर का कैरी लेना है। क्या कैरी है इसका? इधर 0 है सर। नो कैरी। ऊपर कौन? इसको ले लें। 1 1 0 आउट कैरी क्या आ रहा है? 1। यस सर 1 आ रहा है। ओवरफ्लो यस सर, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो देखिए, -12 को इसने ओवरफ्लो शो भी कर दिया। आई थिंक आज के लेक्चर आपने अंडरस्टैंड किया होगा। यस सर। यस सर क्लियर हो गया। गुड। अभी
नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट करूंगा इस पूरे प्रॉब्लम को, क्योंकि आपको एक ही डायग्राम में दोनों काम करके दिखाएंगे। जी अटेंडेंस प्लीज। अब्दुल्ला प्रेजेंट टू सर। अफसर अफसार यस सर। आज मौजूद भी था। चले बिलाल तजम्मुल, बुशरा, प्रेजेंट सर। एहसान अली,